Hey everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड तीसरा वीडियो लेक्चर है एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज द कोलरॉश लॉ. बट स्टूडेंट्स, बिफोर वी एक्चुअली प्रोसीड विद दिस टॉपिक, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप में से जिन भी व्यूअर्स ने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि इस टॉपिक की रूट्स एक्चुअली प्रीवियस वीडियो लेक्चर में है. आपको इस टॉपिक का एक सही रेलेवेंस तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है और वो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरह का वेरिएशन एग्जिबिट करती है. ऑल दो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक टेंटेटिव आइडिया फिर रिपीट करवा देता हूं, एक क्विक रिकैप फिर से बता देता हूं कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या करा था. बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लें तो आपको ये वीडियो लेक्चर और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आएगा. So students, in last video session we discussed a very important concept of molar conductivity या molar conductance. ये एक ही चीज के नाम है और molar conductance को lambda m से represent करते हैं and we already discussed कि molar conductance expresses the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution. मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल पानी में ड्रॉप करते हैं तो उस 1 मोल के डिसोसिएशन से जितने भी आयंस मिलते हैं वो कलेक्टिवली कितना कंडक्टेंस ऑफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते थे एंड मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन c, वेयर दिस c रेफर टू द मोलर कंसंट्रेशन. इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर. सो स्टूडेंट्स, ये याद रखिए कि अगर हमने एक बीकर में 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी डाले थे तो वो 10 के 10 मोल मिलकर जितना कंडक्टेंस ऑफर कर रहे थे, दैट वाज नॉट द मोलर कंडक्टेंस, वो तो टोटल कंडक्टेंस है. लेकिन उन 10 मोल में से 1 मोल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टेंस. और हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस कर लिया था कि लैम्डा m और कंसंट्रेशन इनवर्सली रिलेटेड होते हैं फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. एंड मोरओवर हमने इसका ग्राफिकल वेरिएशन भी स्टडी कर लिया था. वो ग्राफिकल वेरिएशन आपको क्लियर होना चाहिए इस कोलरॉश लॉ को समझने के लिए. सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि अगर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का वेरिएशन प्लॉट करते हैं तो वी सी कि लैम्डा m और कंसंट्रेशन इनवर्सली रिलेटेड है. तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफिकल वेरिएशन इस तरह का आता था. जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते थे, लैम्डा m डिक्रीज होता जाता था. एंड द रीजन बिहाइंड दैट डिक्रीज इन लैम्डा m वाज द इंक्रीज इन इंटर आयनिक फोर्सेस. जैसे जैसे हम और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते जाते थे, वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर मोर एंड मोर आयंस प्रोड्यूस करती थी और जितने ज्यादा कैटायन और एनायन एक ही बीकर के अंदर जनरेट होते जाएंगे उतना ज्यादा उनके बीच में इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, जिससे आयंस की मोबिलिटी कम होती थी और मोबिलिटी कम होने की वजह से लैम्डा m डिक्रीज होता था. तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m का वेरिएशन इस तरह का आता था. मोरओवर हमने ये भी डिस्कस करा था कि अगर हम कंसंट्रेशन एक्सेस पे बिल्कुल पीछे आ जाएं ओरिजिन के पास, तो टिल द टाइम वी रीच द ओरिजिन इट इंप्लाइज कि हम कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 पे पहुंच गए, हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी और उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में लैम्डा m की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमाइज्ड हो चुकी होगी, मैक्सिमम हो चुकी होगी. और वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इस ग्राफ को इसी स्लोप में पीछे एक्सट्रापोलेट कर देते थे और जहां ये y एक्सिस को टच करता था उस वैल्यू को हम लैम्डा m नॉट या लैम्डा m इंफिनिटी से रेफर करते थे, वेयर लैम्डा m नॉट या लैम्डा m इंफिनिटी रेफर करते हैं द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो ये याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइटली डाइल्यूट करने पे कितना कंडक्टेंस ऑफर करेगी ये हम प्रैक्टिकली तो नहीं पता लगा सकते, बिकॉज प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि कहीं से हम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर ले आए. लेकिन हाँ, लैम्डा m इंफिनिटी की वैल्यू ग्राफिकली पीछे एक्सट्रापोलेट करके जरूर पता लगाई जा सकती है, बट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली. ऑन द अदर हैंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने ये देखा था कि अगर हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m वर्सेस कंसंट्रेशन का प्लॉट वेरिएशन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि लैम्डा m और कंसंट्रेशन यहां पे भी इनवर्सली रिलेटेड है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये वेरिएशन इस तरह का पैराबोलिक वेरिएशन आता था. तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे भी मैंने आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये फॉर्मूला याद रखिए, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी.
इस फॉर्मूले से हम क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फा एंड कंसंट्रेशन आर यूनिवर्सली रिलेटेड। वी ऑल नो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट एक तो पहले ही बहुत वीक होती है और ऊपर से अगर हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो जाएगा, वो और वीक होती चली जाएगी। और जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारी इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि और वीक होती जा रही है तो उसके डिसोसिएशन से मिलने वाले आयंस और कम होते जा रहे हैं। और अगर पर मोल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम होता चला जाएगा तो पर मोल मोलर कंडक्टेंस भी और डिक्रीज होता चला जाएगा। बट हमने इस ग्राफिकल वेरिएशन से एक और चीज कंक्लूड करी थी स्टूडेंट्स कि बिकॉज ऑफ द पैराबोलिक नेचर ऑफ दिस ग्राफ, आप इस ग्राफ को पीछे एक्सट्रापोलेट करेंगे अगर तो ये पैरेलल हो जाएगा कुछ देर बाद वाई एक्सेस के। इट विल नेवर मीट द वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस को कभी टच ही नहीं करेगा। और अगर ये वाई एक्सेस को कभी टच ही नहीं करेगा तो इस जीरो कंसेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लैम्डा एम निकालना चाहते हैं तो वो हम ग्राफिकली कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो मेन जो लिमिटेशन हमने लास्ट क्लास में इन ग्राफ में देखी थी वो ये कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ग्राफ को पीछे एक्सट्रापोलेट करके निकाला जा सकता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी ना हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं और यू नो कि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली तो हमारे लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन अटेन करना ही पॉसिबल नहीं है। इट इज नेवर पॉसिबल फॉर अस टू ब्रिंग इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड टू एक्चुअली मेजर द कंडक्टेंस इन दैट। सो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने अपना प्रीवियस वीडियो लेक्चर इसी डिस्कशन पे छोड़ दिया था और मैंने आपको बताया था कि अगर हम लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉलरॉश लॉ पढ़ेंगे। सो इन टुडेज वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कॉलरॉश लॉ और हम देखेंगे कि किस तरह से इस कॉलरॉश लॉ के बेसिस पे लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाला जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉलरॉश लॉ, ये कॉलरॉश लॉ एक्सप्रेस क्या करती है। सो कॉलरॉश लॉ की डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस कॉलरॉश लॉ, at infinite dilution when the dissociation is almost complete, then each ion makes a definite contribution towards the molar conductance of electrolyte and its contribution is independent of the other ion with which it is associated. So this is a very important law students. इस डेफिनेशन का पहले हम एक एक वर्ड का मीनिंग एनालाइज करेंगे और समझते हैं कि एक्चुअली कॉलरॉश लॉ क्या कहना चाहती है और फिर देखेंगे कि इस कॉलरॉश लॉ के बेसिस पे लैम्डा एम इंफिनिटी कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस लॉ में बताया कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब सबसे पहले ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज कीजिए वी हैव टू बीकर्स कंटेनिंग 1 लीटर ऑफ वाटर ईच। इस बीकर में भी 1 लीटर ऑफ वाटर है और इस बीकर में भी 1 लीटर वाटर है। सो 1 लीटर H2O इन दिस बीकर एज वेल एज इन दिस बीकर। नाउ जस्ट इमेजिन कीजिए कि इफ वी ऐड सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से 1 मोल ऑफ HCl विद इन दिस बीकर, तो ये HCl अंदर जाके डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। एंड सिमिलरली इस 1 लीटर ऑफ वाटर में इफ वी ऐड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये एसिटिक एसिड भी अंदर जाके डिसोसिएट हो जाएगा इन CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयंस। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक बीकर में हमने 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करी है, एक बीकर में हमने 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करी है। बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स हैव बीन एडेड विद इन द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज 1 लीटर। एंड यू कैन सी कि देयर इज अ कॉमन आयन इन बोथ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स। HCl के डिसोसिएशन से यहां पे भी H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे और यहां एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन से भी H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यह अराइज होता है कि चाहे हमने एक बीकर में 1 मोल HCl डाला है या 1 मोल एसिटिक एसिड डाला है, बट दोनों ही बीकर के अंदर H पॉजिटिव आयंस तो कॉमन है, तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि क्या H पॉजिटिव का मोलर कंडक्टेंस जितना इस बीकर के अंदर होगा, क्या उतना ही मोलर कंडक्टेंस H पॉजिटिव का इस बीकर के अंदर भी होगा। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डेफिनेटली इन दोनों का मोलर कंडक्टेंस बराबर नहीं होगा क्योंकि ये HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसने कंप्लीटली डिसोसिएट होकर मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस या ऑल द H पॉजिटिव आयंस दे दिए होंगे, लेकिन 1 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कंप्लीटली कभी भी डिसोसिएट नहीं होती, तो इसके पार्शियल डिसोसिएशन की वजह से यहां पे H पॉजिटिव आयंस कम मिले होंगे। और अगर इस बीकर के अंदर H पॉजिटिव आयंस ही कम जनरेट हुए हैं तो डेफिनेटली यहां पे मोलर कंडक्टेंस H पॉजिटिव का कम होगा। सो ये याद रखिएगा, दिस इज एट फाइनाइट डाइल्यूशन, एट अ गिवन फाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होती है बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होती है। बट स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए कि अगर हम कंसिडर करें कि इन दोनों बीकर के अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर था, से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर विद इन दिस बीकर
एंड इनफाइनाइट लीटर्स ऑफ वाटर विद इन दिस बीकर एज वेल। अगर हम कंसिडर करें कि दोनों ही बीकर के अंदर हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन ली थी, तो ये याद रखिएगा उस केस में हम 1 मोल HCl डालने से जितने H पॉजिटिव मिलेंगे उतने ही 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड डालने से भी H पॉजिटिव मिलेंगे। बिकॉज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्टूडेंट्स कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वीक नहीं रहती। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इवन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम स्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो नेचर है कि अगर हम उसे कम वाटर में डालेंगे तो भी वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है, और इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डालेंगे तो भी वो पूरी डिसोसिएट होगी। लेकिन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एक फाइनाइट डाइल्यूशन पे कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती, बट एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है। अब सबसे पहले ये कैसे पता लगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है? वो हमें पता चला इस अल्फा की रिलेशनशिप से। अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C। एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस रिलेशनशिप कि अल्फा और सी इनवर्सली रिलेटेड है। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स याद रखिएगा सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही अल्फा हमें निकालना होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा 1 होता है हमेशा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाती हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होती, वो 100 से कुछ कम डिसोसिएट होंगी, तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से एक्सप्रेस करा जाता है और अल्फा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। और आप क्लियरली देख सकते हैं इस फॉर्मूले में स्टूडेंट्स कि ये अल्फा कंसंट्रेशन के इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि जब जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तब तब अल्फा और कम होगा। बट अगर कंसंट्रेशन कम करी जाएगी, कंसंट्रेशन कम कैसे करते हैं? बाय एडिंग मोर एंड मोर वाटर। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, तो डाइल्यूशन करते 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 अल्फा बढ़ता जाएगा, और जब आप डाइल्यूशन करते करते इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे तो अल्फा भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और जब अल्फा 1 हो जाता है तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो इस फॉर्मूले से क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स कि जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू बिकम 0, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगी, तो अल्फा टेंड्स टू बिकम मैक्सिमम, यानी कि अल्फा 1 को अप्रोच करेगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर इलेक्ट्रोलाइट पूरी डिसोसिएट हो जाती है। इनफैक्ट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई चीज वीक रहती ही नहीं है। एवरी इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स अलाइक, एवरी इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स स्ट्रॉन्ग। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम ये कह सकते हैं ना कि द डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। सो कोलरॉश लॉ की डेफिनेशन में भी पहली लाइन आपको यही बताई गई कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, then each ion makes a definite contribution towards the molar conductance and is independent of the other ion with which it is associated। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया कि 1 मोल HCl के डिसोसिएशन से अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि 1 मोल HCl के डिसोसिएशन से जो H पॉजिटिव आयंस मिले, उन्होंने कुछ मोलर कंडक्टेंस ऑफर करा। यहां पे 1 मोल एसिटिक एसिड भी जब हमने इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डाला, तो इसने भी जो एसिटेट आयंस CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव दिए होंगे। तो याद रखिएगा इस बीकर के अंदर भी जो H पॉजिटिव मिले हैं एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन से, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये H पॉजिटिव भी उतना ही कंडक्टेंस ऑफर करेंगे जितना ये H पॉजिटिव करेंगे। At infinite dilution, when the dissociation is almost complete, then each ion makes a definite, a fixed contribution towards the molar conductance, and its contribution is independent of the other ion with which it is associated. इस केस में H पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस दूसरे आयन के साथ अटैच था, चाहे वो Cl के साथ अटैच था या Br के साथ अटैच था, या वो एसिडेट आयन के साथ ही क्यों ना अटैच्ड हो, H पॉजिटिव आयन को उतना ही कंडक्ट करना है जितना उसकी नेचर होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये याद रखिएगा, जस्ट लाइक द H पॉजिटिव आयन, किसी भी आयन का जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि वो हमारा आयन किस दूसरे आयन के साथ एसोसिएटेड है। तो आई होप कोलरॉश लॉ आपको थोड़ी बेटर समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। At infinite dilution, when the dissociation is almost complete, then each ion makes a definite contribution towards the molar conductance of electrolyte and is independent of the other ion with which it is associated. तो हर आयन का जो मोलर कंडक्टेंस होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो फिक्स्ड होता है, और उसका मोलर कंडक्टेंस इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि वो आयन किस इलेक्ट्रोलाइट में से रिलीज हुआ है या वो आयन किस दूसरे अपोजिट आयन के साथ अटैच था। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? सो कोलरॉश लॉ इज दिस। अब नाउ व्हेन वी नो द मीनिंग ऑफ कोलरॉश लॉ, तो कोलरॉश ने एक चीज और बताई स्टूडेंट्स। इस मीनिंग के साथ साथ आपको एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा।
कॉलरॉश ने हमें यह भी बताया कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम टोटल ऑफ द मोलर कंडक्टेंस contributed by its individual ions. In very simple terms, we can say कि lambda m infinity of any electrolyte AB can be represented as the lambda m infinity of A positive ions plus lambda m infinity of B negative ions. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं कि पूरी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे हम कैपिटल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे हम स्मॉल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड इस फॉर्मूले में आपको यह बताया जा रहा है कि पूरी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इट्स इंडिविजुअल आयंस। आपको पता है स्टूडेंट्स कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब कंडक्टेंस करती है तो अपने आयंस की वजह से ही तो कंडक्ट करती है। NaCl ने कितना कंडक्टेंस ऑफर करा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि Na पॉजिटिव के आयंस ने कितना मोलर कंडक्टेंस ऑफर करा प्लस Cl नेगेटिव के आयंस ने कितना मोलर कंडक्टेंस ऑफर करा। अगर हम Na और Cl के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे तो पूरे NaCl का कंडक्टेंस आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, पूरी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो उसके इंडिविजुअल आयंस के सम टोटल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ये भी हमें कॉलरॉश ने ही बताया। अब बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन ऑफ द कॉलरॉश लॉ एंड बेस्ड अपॉन दिस कांसेप्ट अब फाइंड आउट करते हैं फाइनली कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंफिनिटी कैसे निकाला जा सकता है। जब हम ग्राफिकली भी फेल हो जाते हैं तो इस लॉ की हेल्प से कैसे वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं। बट याद रखिएगा स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ तो हम पीछे एक्सट्रापोलेट कर पा रहे थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं कर पा रहे थे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंफिनिटी निकालने के लिए ही कॉलरॉश लॉ बनाई गई थी। अब फाइनली देखते हैं कि कॉलरॉश लॉ कैसे अप्लाई करी जाएगी। स्टूडेंट्स, कॉलरॉश ने हमें बताया, सपोज कीजिए, let me draw this graph again. Say for acetic acid CH3COOH जब हमने lambda m वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन प्लॉट करा तो हमें इस तरह का वेरिएशन मिला और हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि lambda m इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड की वैल्यू क्या होगी। डेफिनेटली आप इसे ग्राफिकली नहीं पता लगा सकते क्योंकि अगर आप ग्राफ को पीछे एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम इस लैम्डा m इंफिनिटी की वैल्यू को कॉलरॉश लॉ के बेसिस पे कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए, कॉलरॉश ने हमें बताया कि लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड, बेशक हमें इस एसिटिक एसिड के लैम्डा m इंफिनिटी की वैल्यू नहीं मालूम, ना हम ग्राफिकली पीछे एक्सट्रापोलेट कर पा रहे हैं, ना ही हम प्रैक्टिकली इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैब में कर सकते हैं। तो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड बेशक हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें यह तो मालूम है ना कि लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड विल डेफिनेटली बी कंट्रीब्यूटेड बाय लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एसिडेट आयंस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ये तो फैक्ट है ना कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो टोटल मोलर कंडक्टेंस होगा वो उसके इंडिविजुअल आयंस के सम के बराबर होगा। सो एटलीस्ट वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स फर्दर देखिए, वी ऑल नो कि अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन के राइट साइड में एक पर्टिकुलर टर्म ऐड कर दें और वही टर्म सबट्रैक्ट भी कर दें तो वैल्यू पे कोई नेट चेंज नहीं आएगा। तो सपोज कीजिए इस राइट साइड में हम किसी स्ट्रॉन्ग आयन का मोलर कंडक्टेंस कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं और वही सबट्रैक्ट भी कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल वी ऐड लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड सिमिलरली हम सबट्रैक्ट भी कर देते हैं एंड टू एंड लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव। सो आप देखिए कि अगर हमने एसिटेट और H पॉजिटिव के समेशन में सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन पहले ऐड करा और फिर हैंड टू हैंड सबट्रैक्ट भी कर दिया तो स्टिल दिस टोटल राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। अभी भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही बनी होगी। अब इसी तरह से इसमें एक और आयन का कंट्रीब्यूशन ऐड एंड सबट्रैक्ट करते हैं। सपोज कीजिए इस साइड हम ऐड कर देते हैं लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव और सबट्रैक्ट भी कर देते हैं लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। सो स्टिल वी कैन से कि द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। अभी भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही बनी हुई होगी। अब फाइनली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस पूरी राइट साइड को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन से हमारा क्या मतलब है कि अगर हम इस एसिटेट आयन और Na पॉजिटिव आयन को ऐड कर दें, इन दोनों के लैम्डा m इंफिनिटी को ज्वाइन कर दें, तो वी कैन राइट दिस बोथ एज लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ CH3COONA। सबसे पहले तो हमने क्या करा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन और मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिडेट आयन को कंबाइन करके मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिडेट बना दिया।
सिमिलरली हम इस H पॉजिटिव और इस Cl नेगेटिव को अगर कंबाइन कर दें तो इनके कॉम्बिनेशन से आता है लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ HCl। एंड फाइनली इस नेगेटिव साइन को कॉमन लेके अगर हम Na और Cl को ऐड कर दें तो दैट कैन बी रिटन एज लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl and this is still equal to lambda m infinity of acetic acid. So this is infinity, lambda m infinity of acetic acid. So student, as you can see over the board कि lambda m infinity of acetic acid can be represented as the summation of sodium acetate plus HCl और उस summation में से subtract करा हमने NaCl का lambda m infinity। अब आप ध्यान से देखिए कि सोडियम एसिटेट, HCl एज वेल एज NaCl ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और अगर ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लैम्डा m वर्सेस कंसंट्रेशन का जो मोलर कंडक्टेंस वेरिएशन आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है और उसे हम पीछे एक्सट्रापोलेट करके लैम्डा m इंफिनिटी फॉर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली निकाल सकते हैं। तो अगर हम ग्राफिकली लैम्डा m इंफिनिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल लें और इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू ग्राफिकली निकाल के यहां पे पुट कर दें इस फॉर्मूले में, तो यू कैन सी कि इस फॉर्मूले में जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इस वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का लैम्डा m इंफिनिटी पता लग जाएगा। सो स्टूडेंट, यू कैन सी कि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ ने हमें बताया कि किस तरह से हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी निकाल सकते हैं, जो ना हम ग्राफिकली निकाल पा रहे थे और ना ही प्रैक्टिकली निकाल पा रहे थे, वो एटलीस्ट थियोरेटिकली इस पैटर्न के थ्रू निकाल सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। सो आई होप आप लोगों को कोलरॉश लॉ समझ में आई होगी। कोलरॉश लॉ के बेसिस पे हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंफिनिटी निकालने के लिए पहले उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को उसके रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट करते हैं और फिर उसके डिसोसिएटेड कंपोनेंट्स में वी ऐड एंड सबट्रैक्ट द लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ सर्टेन आयंस। इस तरह के आयंस का लैम्डा m इंफिनिटी ऐड एंड सबट्रैक्ट करा जाएगा कि लेटर ऑन आप इस पूरी राइट हैंड साइड को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकें इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और एक बार जब आपने पूरी राइट हैंड साइड को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की टर्म्स में रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया तो इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की ग्राफिकली वैल्यू एनालाइज करी जाएगी और एक बार हम ग्राफिकली इनकी वैल्यू एनालाइज करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंफिनिटी निकाला जा सकता है। सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ कोलरॉश लॉ इज वेरी वेल क्लियर टू यू। नाउ फाइनली स्टूडेंट्स, हम एक बार ये भी समझ लेते हैं कि इस कोलरॉश लॉ पे बेस्ड किस टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोलरॉश लॉ के कंसेप्ट को एक क्वेश्चन की टर्म्स में भी समझ लेते हैं। सो लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन ओवर द बोर्ड। The lambda m infinity for NaCl, NaBr and KCl are 126.5, 128.2 and 149.9 Siemens centimeter square per mole respectively. The limiting molar conductivity of Br negative is 78.1 Siemens centimeter square per mole. Calculate the limiting molar conductivity of K positive ion. So students, as you can see, इस क्वेश्चन में हमें NaCl, NaBr और KCl के लैम्डा m इंफिनिटी दे रखे हैं, हमें Br नेगेटिव का लैम्डा m इंफिनिटी भी दे रखा है एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ K पॉजिटिव। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और इसी टाइप के बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में NaCl, NaBr और KCl की वैल्यूज दे रखी हैं लैम्डा m इंफिनिटी की और एक आयनिक वैल्यू Br नेगेटिव की भी दे रखी है एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ K पॉजिटिव आयन। सो स्टूडेंट्स, एज पर द कोलरॉश लॉ हमें ये जो इन वेरियस इलेक्ट्रोलाइट और इस आयन का गिवन डेटा दे रखा है, इसी गिवन डेटा पे कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है कि इनसे हम K पॉजिटिव की वैल्यू निकाल पाए। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि अगर हम लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ KCl प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaBr ऐड कर दें, इमेजिन कीजिए। तो सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि हमने KCl प्लस NaBr इन दोनों का लैम्डा m इंफिनिटी ऐड कर दिया। तो आप सोचिए कि जब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो कौन कौन से चार आयंस का सम टोटल हमें मिल जाएगा? K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, इन सबका समेशन आ जाएगा। अब नाउ इमेजिन कीजिए कि अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl, तो आप देखिए यहां पे पॉजिटिव का Na और ये नेगेटिव का Na, ये दोनों एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन को कैंसिल आउट कर देंगे।
इसी तरह से ये नेगेटिव का Cl और ये पॉजिटिव का Cl, ये दोनों एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन को कैंसल आउट कर देंगे। तो नेट इन तीनों को ऑपरेट करने के बाद हमें कौन कौन से दो आयंस का समेशन बचा अभी, तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास बचा K पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब अगर हम इसी एक्सप्रेशन में से लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Br नेगेटिव भी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इस Br नेगेटिव में से वो Br नेगेटिव अपना कंट्रीब्यूशन सब्ट्रैक्ट कर देगा एंड यू कैन सी, आप केयरफुली एनालाइज करिए स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें K पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन बचेगा और वही तो हमें चाहिए। आप एक बार फिर से देखिए, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। अगर हम KCl प्लस NaBr को ऐड करते हैं तो हमारे पास K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Br नेगेटिव का सम टोटल आ जाता है। फिर हमने इसमें से NaCl सब्ट्रैक्ट करा, तो देखिए ये माइनस का Na और ये प्लस का Na एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन को कैंसल आउट कर देंगे। सिमिलरली इसमें ये माइनस का Cl और ये प्लस का Cl एक दूसरे को कंट्रीब्यूशन को कैंसल आउट कर देंगे। और फाइनली इस Br को कैंसल आउट करने के लिए हमने लैम्डा m इंफिनिटी Br इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये Br का कंट्रीब्यूशन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यू कैन सी कि इसको ऑपरेट करने के बाद हमारे पास सिर्फ K बचेगा और K ही तो हमें चाहिए। तो फाइनली हम इन चारों इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट अस पुट द वैल्यूज इन दीज। KCl की वैल्यू आपको दे रखी है 149.9। सिमिलरली NaBr की वैल्यू एज यू कैन सी आपको दे रखी है 128.2। नाउ NaCl की वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज 126.5 और Br की वैल्यू भी हमें सब्ट्रैक्ट करनी है -78.1। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू तो स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर आएगा 73.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। So these are the units of molar conductivity. So this is about the Kohlrausch law students. Kohlrausch law I hope आपको क्लियर हो गई होगी। Kohlrausch law का बेसिक पर्पस यही था कि इसकी हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा m इंफिनिटी यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करी जा सकती है। माइंडेड स्टूडेंट्स, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंफिनिटी हम ग्राफिकली ग्राफ को पीछे एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंफिनिटी जब हम ना ग्राफिकली निकाल पाए और ना ही हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पा रहा था, तो ऐसे में कोलरॉश लॉ हमें एक थ्योरेटिकल मेथड प्रोवाइड करती है टू कैलकुलेट द लैम्डा m infinity values for any weak electrolytes. So finally, with the end of this Kohlrausch law, we will wrap up today's video session, students. In our next video session, we would be covering a very important topic related to electrolysis, that is Faraday's laws of electrolysis. Till then, have a great day. Take care. Thank you.